एक जमाना था जब मार्वल भी स्ट्रगल कर रहा था एक यूनिवर्स बनाने के लिए और 2008 में ये शुरुआत करते हुए आयरन मैन बनाई। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर ये हिट जाती है तो ही आगे यूनिवर्स में काम होने वाला था और वहीं से ही ये शानदार एमसीयू की शुरुआत हुई। बाद में एक से बढ़कर एक मूवीज, कैरेक्टर्स, विलन्स आते गए और ये यूनिवर्स बहुत आगे तक गया। और आयरन मैन मूवी को लेकर माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, मूवी डिटेल्स एंड बिहाइंड द सीन्स आपका इंतजार कर रही है इस वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। आयरन मैन का फर्स्ट अपीयरेंस दिसंबर 1962 में टेल्स ऑफ द सस्पेंस इश्यू नंबर 39 में हुआ था मार्वल कॉमिक्स के थ्रू। उस टाइम इस कैरेक्टर की इतनी इज्जत नहीं थी जितनी आज है। टोनी स्टार्क अपनी जीनियस टेक्निक के साथ बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गया था। साल 1990 में स्टूडियो ने टोनी स्टार्क और उसके सूट के बारे में एक फिल्म बनाने का ट्राई किया। उस टाइम इसके राइट्स यूनिवर्सल के पास थे, बट उनको लगा कि ये सिर्फ कॉमिक्स लवर्स को ही अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, सोच के ये प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद कुछ टाइम राइट्स फॉक्स के पास थे, फिर न्यू लाइन के पास। 2004 तक कोई फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो राइट्स फिर से मार्वल के पास आ गई। बाद में मार्वल ने खुद ही फिल्म बनाने का सोचा। सच में मार्वल की स्ट्रगल के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। टोनी स्टार्क के लिए आरडीजे को ही क्यों कास्ट किया गया? वेल, आरडीजे 18s के बहुत बड़े स्टार थे एंड चैपलिन के कैरेक्टर को जो उन्होंने प्ले किया है वो नेक्स्ट लेवल था। पर बीच में वो मादक द्रव्य को लेने के लिए मशहूर हो गए और शादी में जेल भी जाना पड़ा। बट इससे डायरेक्टर जॉन फेरो को लगा कि इससे डावरी को टोनी स्टार्क का कैरेक्टर प्ले करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। फेरो 2005 से ही आरडीजे की किस किस बैंग बैंग मूवी की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुए थे। एक्टर फिल्म कार्लसन का पहले तो इस फिल्म में बहुत कम रोल होने वाला था और ये एमसीयू की स्टार्टिंग थी तो ज्यादा श्योर नहीं था कि ये फिल्म चलेगी भी या नहीं। मैं एजेंट फिल कोल्सन हूँ और तब उनको सिर्फ इस मूवी में एजेंट करके बुलाया गया। पर आयरन मैन सुपर हिट होने के बाद एमसीयू में कई सीरीज, थॉर, द एवेंजर्स जैसी फिल्मों में भी एक कैरेक्टर दिया गया है। एक्टर पाउल बेंटनी ने आयरन मैन में जारविस को अपनी आवाज दी है, जो कि उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में ही अपनी लाइंस रिकॉर्ड कर लिया था और आगे चल के पाउल को भी एमसीयू में विजन का रोल प्ले करने को मिला। जैसा कि आपको पता है कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है। मार्क 3 को पहनने के लिए उसे एक प्रॉपर मशीनरी की हेल्प चाहिए होती है, जो कि काफी टाइम लेती थी, बट बिना कोई हेल्प के और पहले से भी ज्यादा जल्दी सूटअप आयरन मैन 2 में कर दिया। इस मूवी में मार्क 1 सूट को एक्चुअली में मेटल से बनाया गया था और इस सीक्वेंस के दौरान फाइट रियली में की गई थी, इसलिए ये आर्मर का वॉल काफी प्रैक्टिकल लगता है। और ये सूट का टोटल वेट 45 kg तक था। पर शूटिंग के वक्त आरडीजे को सिर्फ हेड एंड चेस्ट वाला पोर्शन ही पहनाया जाता था, जिससे आर्मर के वेट से उनकी एक्टिंग में कोई फर्क ना पड़े। मूवी के इस वाले सीन में जो ये डेजर्ट दिखाया गया है वो कैलिफोर्निया के ओलांचो सैंड ड्यून्स लोकेशन पर है और फिल्म मेकर्स ने ये एक्चुअल प्लेस पर जाकर शूटिंग की थी और सीन को 4 चांद लगाने के लिए वहाँ धूल का तूफान भी आ रहा था। और इसी को देखते हुए ये वाले सीन को भी साथ में ही ले लिया गया जब 10 रिंग मेंबर्स को सूट के पीसेस मिलते हैं। जब मार्क 2 आर्मर सूट को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तब ये सूट आपको सीजीआई लगता होगा, बट नो, ये सीन के दौरान ये एक रियल सूट दिखाया गया है जो कि प्रैक्टिकली मूवमेंट भी कर सकता है और ये मूवी के साथ रियल में भी काफी ऑसम दिखता है। आयरन मॉन्गर आयरन मैन की ही तरह कॉमिक्स पर बेस्ड है, जिसको फर्स्ट टाइम अक्टूबर 1982 में आयरन मैन इश्यू नंबर 163 में दिखाया था। बट आयरन मॉन्गर्स आर्मर को फर्स्ट अपीयरेंस नवंबर 1985 में आयरन मैन इश्यू नंबर 200 में हुई थी। मूवी के दौरान एक्टर जेफ ब्रिड्स को आयरन मॉन्गर का ऊपर वाला हिस्सा ही पहन के एक्टिंग कराई गई थी और बाकी सब सीजीआई था और अकेले वो सूट का ही वजन 360 किलो तक का था। आयरन मैन के फ्लाइंग सीन सीजीआई थे, जिसे एक स्काई ड्राइवर ने एक वर्टिकल विंड टनल में ट्राई किया था, डिफरेंट प्रेशर में फ्लाइंग, जंप मारना, बैक फ्लिप एंड ऑल। बाद में इसी प्रैक्टिकल मूवमेंट से सीजीआई की मूवमेंट तैयार की गई थी, जिसे ये ज्यादा से ज्यादा रियल लगे। ये हैंड आर्म्स, लेग मशीनरी, टेस्टिंग के दौरान ये सूट के अलग अलग पार्ट्स, साथ में मार्क 1, 2, 3 के सूट एंड उसके भी डिफरेंट पार्ट्स टोनी स्टार्क के पूरी मूवी में यूज होने वाले आर्क रिएक्टर्स और इनके जैसे ही कई और टोटल 450 जितने सेट पीसेस तैयार किए गए थे शूटिंग के लिए। ओपनिंग सीन में टोनी यहाँ जो लाइंस बोल रहा होता है वो एक्चुअली में स्क्रिप्ट में था ही नहीं। उस लाइन को जॉन फेरो और आरडीजे ने इंस्टेंट लिखा था और बाद में बोला था। और ये वाले सीन में यहाँ पीछे मिसाइल होती है वो वीएफएक्स से ऐड की गई थी।
और इस एयर प्रेशर ट्यूब से स्पीड में हवा छोड़ी गई थी ताकि मिसाइल की वेव आती हुई दिखा सके। और साथ ही में जब 10 रिंग मेंबर्स टोनी पर अटैक करते हैं तब ये बॉम्ब अटैक सब रियल में ब्लास्ट किए गए थे और RDJ ने एक्टिंग की थी। डायरेक्टर जॉन फेरो ने स्टार्क के ड्राइवर हैप्पी का रोल प्ले किया है और वो एक साइड रोल था जो कि वो उसे परफेक्ट मानते थे और वो खुद भी पास्ट में एक एक्टर रह चुके हैं और ये रोल उनके लिए फायदेमंद रहा क्योंकि बाद में MCU में 8 मूवीज के अंदर अपने रोल करने को मिला, इंक्लूडिंग डेडपुल एंड वुल्वरीन। आयरन मैन 1 के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप एंड सूट मटेरियल्स के लिए स्टैन विंस्टन को हायर किया गया था जो कि एक अमेरिकन मेकअप आर्टिस्ट थे जिन्होंने 10 से भी ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीत लिए थे अब तक और जो एलियन, टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी और जुरासिक पार्क जैसी मूवीज के लिए काम कर चुके हैं और वो भी आयरन मैन कॉमिक के फैन थे, तो वो इजीली इस मूवी में काम करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मेन आर्मर के 2 डिफरेंट वर्जन के सूट तैयार किए थे, एक प्रॉपर मेटल का तो दूसरा रबर का, जिसे डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जाता था। बट स्टैन विंस्टन की ये आखिरी मूवी 15 जून 2008 को उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे टोनी अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए दिखाया है जो कि एक्चुअल स्क्रिप्ट में था ही नहीं, बट फेरो को ये अच्छा लगा एंड देन ये सीन को ऐड किया गया। और ये वाला सीन MCU का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसे कम से कम क्रू मेंबर्स के साथ शूट किया गया था, जहाँ फ्यूरी स्टार्क के पास आता है एवेंजर्स टीम में ज्वाइन करने के लिए। उन सब में फ्यूरी की लाइंस कॉमिक बुक राइटर ब्रायन माइकल बेंडिस ने लिखे थे। बाद में ये लाइंस मूवी में ऐड हुई और उसके बाद MCU में लगभग हर मूवीज के अंदर पोस्ट क्रेडिट या तो एक मिड क्रेडिट सीन होता ही है। अब आपको सजेस्ट करने के लिए कहो कि कोई सुपर हीरो फिल्म को इमेजिन करो तो आपको सुपर हीरो के साथ न्यूयॉर्क सिटी का भी ख्याल आएगा ही आएगा, जहाँ पे वो रहता है और शहर की हिफाजत करता है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, डेवलप्ड एरिया है एंड काफी पॉपुलेशन है। फेरो इस कंपटीशन में अलग दिखने के लिए मूवी को कैलिफोर्निया में सेट किया गया है जो कि ओरिजिनली आयरन मैन भी न्यूयॉर्क के पास ही रहता था और उनका ये प्लान वर्क भी कर गया और आज भी आयरन मैन की इमेज अपने नजरिए में सबसे अलग ही है। जब टोनी मार्क 1 आर्मर के साथ नीचे गिरता है तब इस सीन को दिखाने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। बाद में ये सारे पार्ट्स को लगाया गया था जिससे एक एक्चुअल क्रैश लगे और मूवी में जितने भी फ्लाइट टेस्ट एंड अदर सीन्स वो सब RDJ ने ही परफॉर्म किए थे। मार्क 2 आर्मर की फ्लाइट लेकर टोनी वर्कशॉप में लौटता है तब वो नीचे कार पर गिर जाता है। वो कार की कीमत $50,000 की थी, जहां पहले तो हेवी वेट गिराया गया था, बाद में VFX से आर्मर्स ऐड किया गया था, फिर ये डमी वाला सीन स्टंट्समैन से कराया गया था। और वर्कशॉप में जितने भी व्हीकल्स है वो सभी रियल है, जहाँ पुरानी कार से लेकर नई हाईटेक कार भी शामिल है। जार्विस का फुल फॉर्म है जस्ट अ रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम बट फन फैक्ट, जार्विस जैसा कोई AI कॉमिक में एक्सिस्ट ही नहीं करता था। फिल्म मेकर्स ने बस ये सिर्फ MCU के लिए बनाया था, बट कॉमिक के अंदर जार्विस नाम का एक पर्सन भी एक्सिस्ट करता था जो कि स्टार्क का ही एक आदमी था जो टोनी के पेरेंट्स के मरने के बाद उसका ख्याल रखता था। टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को MCU में इलोन मस्क को देखकर बनाया हुआ है, बट कॉमिक में टोनी को हावर्ड ह्यूग्स से इंस्पायर होकर बनाया गया था जो कि एक रियल लाइफ प्लेबॉय भी थे, एक बिजनेसमैन भी थे और साथ ही में उनका दिमाग काफी तेज था। 2008 की आयरन मैन $140 मिलियन के बजट में $546 मिलियन का कलेक्शन करके इतने बड़े स्टूडियो को जन्म दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना एंड मार्वल मूवीज के और भी वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे और आगे भी आती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब।